नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में नए केस की संख्या कम होने की नाम नहीं ले रही और पिछले कई दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या 40,000 के आसपास है। इस बीच असम से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक महिला डॉक्टर कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों रूप से संक्रमित हो गई। एक्सपर्ट्स ने इसे देश में इस तरह का पहला मामला बताया है। और वहीं आईसीआरसी के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि असम में महिला डॉक्टर को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। दूसरी डोज लेने के 1 महीने बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनमें बेहद हल्के लक्षण हैं, लेकिन अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं आईसीएमआर और आरएमआरसी के विश्व ज्योति बरकाकोटी ने ये कहा, ये शायद भारत में इस तरह का पहला मामला है। हम मामले की रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में हैं और डॉक्टरों का कहना है हो सकता है कि डबल इंजेक्शन 2 अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से हुआ होगा। उनके पति भी कोरोना के अल्फा वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं और अल्फा वेरिएंट का पहला केस पिछले साल मार्च में ब्राज़ील में सामने आया था। और वहीं आपको बता दें कि असम में अभी भी 20,000 से ज़्यादा एक्टिव कोरोना केस हैं। इसके साथ ही राज्य में 2,000 नए केस सामने आ रहे हैं और वहीं डिब्रूगढ़ में सबसे ज़्यादा कोरोना केस है। यहां पर कोरोना को लेकर बेहद सख्त नियम लागू है। अब वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगी हुई है। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत सैकड़ा पार कर चुकी है और सोमवार को देश की संसद में पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर सरकार की ओर से कुछ ऐसे तथ्य पेश किए गए जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। आप जानना चाहेंगे कि आखिर 2021 में अब तक कितनी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। और वहीं आज लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से दिए गए लिखित जवाब के मुताबिक इस साल अब तक 63 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा चुकी है, जबकि महज 4 बार इसकी कीमत घटाई गई है। सरकार ने यह आंकड़ा 1 जनवरी से 9 जुलाई तक का पेश किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब तेल कंपनियां रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती है। अगर पेट्रोल की बात की जाए तो 123 दिन में रहे हैं जिस दिन दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसी तरह 61 दिन ऐसे रहे जिस दिन डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की गई और जबकि मात्र 4 दिन ऐसे थे जब कीमत घटाई गई है। और वहीं 125 दिन ऐसे रहे जब डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया। और अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो 2018 से 19 के दौरान पेट्रोल की कीमत में 148 बार और 2019 से 20 में 89 बार, जबकि 2020 से 21 में 76 बार बढ़ोतरी की गई थी। इसी तरह डीजल के दाम 2018 से 19 के बीच में 140 बार बढ़े और वहीं 2019 से 20 में 89 बार, जबकि 2020 से 21 के दौरान 73 बार डीजल के दाम बढ़ाए गए। देश भर में मानसून के आने से कई हिस्सों में से गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है, लेकिन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने देश के कई राज्यों में भारी, मध्यम और हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया था। और आईएमडी के मुताबिक कोंकण और गोवा, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में और यूपी, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और वहीं पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, दक्षिण गुजरात, तटीय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी बिहार, गंगे, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, बाकी गुजरात, केरल, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और वहीं जबकि तमिलनाडु,
रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश जारी रहेगी। और वहीं उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तरी मध्य प्रदेश में भी 21 जुलाई तक जबरदस्त बारिश होगी। इसके बाद इन क्षेत्रों में बारिश कम होने का अनुमान है। और मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 70 mm बारिश हुई है और इससे जगह जगह जल जमाव हो गया है। इसी जल जमाव में 27 साल का एक लड़का वीडियो शूट कर रहा था, तभी वह अचानक गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया है और उसके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया। ये घटना दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुल प्रहलादपुर की है। करीब 1:37 पुलिस को सूचना मिली कि अंडरपास के नीचे एक व्यक्ति डूब रहा है और फायर ब्रिगेड और गोताखोरों की एक टीम घटनास्थल पर गई, लेकिन तब तक युवक की डूबकर मौत हो चुकी थी और लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे की आगे की जांच की जा रही है। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय हो गया है। रविवार को बीजेपी और संघ के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। और वहीं मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी उस पर भी सहमति बन गई। इसके बाद सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई चर्चा के बाद जल्द ही सब तय कर लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि विस्तार में 5 से 7 नए नाम शामिल किए जा सकते हैं। इसी महीने होने वाले विस्तार की तारीख की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ से चर्चा के बाद की जाएगी। देश में आज 125 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम 30,093 नए मामले दर्ज किए गए। देश में अब रिकवरी रेट बढ़कर 97.37% हो गया और वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.68% है। देश में कल 374 लोगों की मौत हुई है। और देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है और अब तक कितने लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है? स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,11,74,322 हो गई है। और वहीं 374 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 4,14,482 हो गई। और वहीं देश में 45,254 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,03,53,710 हो गई। और देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,06,130 है। देश का दक्षिणी राज्य केरल इस वक्त कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है। यहाँ अब हर दिन नए मामलों की संख्या 10,000 से ज़्यादा दर्ज हो रही है। केरल में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य में संक्रमण दर कई हफ्तों से 10% के आसपास थी, जो अब बढ़कर 11.8% हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 31,70,868 है और जबकि पूरे देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,11,44,229 है, यानी करीब 10.18% संक्रमण के मामले
अकेले केरल से हैं। देश के बाकी राज्यों की तुलना में केरल में इस समय कोरोना पॉजिटिविटी दर देश में सबसे ज़्यादा है और केरल में सोमवार को संक्रमण के 9,931 नए मामले आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,70,868 हो गई। और वहीं राज्य में महामारी के कारण 58 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,408 हो गई है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटों में 13,206 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद यहां संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 30,33,258 हो गई। राज्य में फिलहाल 1,21,708 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश भर में सोमवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में 16 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल भी हो गए और 4 अन्य के डूबने की आशंका है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की भविष्यवाणी की है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कलवा इलाके में लगातार बारिश के कारण झुग्गी बस्ती पर एक विशालकाय पत्थर के लुढ़क कर गिरने से एक परिवार के 3 नाबालिगों सहित 5 सदस्यों की मौत हो गई और रायगढ़ में 3 लोगों के डूबने की आशंका है, और जबकि एक 4 वर्षीय बच्चे की पालघर में खुले नाले में गिरने से मौत हो गई। और वहीं यूपी के सीतापुर में भारी बारिश के कारण मकान का एक बड़ा हिस्सा गिरने से एक महिला और उसके 2 साल के बेटे की मौत हो गई, जबकि इसी तरह की घटना में संभल जिले में 14 वर्षीय लड़के की मौत हो गई और जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अभी भी बरकरार है। कोरोना महामारी को देखते हुए यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। इस बीच आज दक्षिणी राज्य केरल में बकरीद के लिए दी गई बाजार और दुकानें खोलने की छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केरल में इस समय कोरोना पॉजिटिविटी दर देश में सबसे ज़्यादा है। केरल में 3 दिन के लिए दी गई छूट का आज आखिरी दिन है। कोर्ट ने केरल सरकार को मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है और वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को दी गई अनुमति रद्द कर दी थी। और वहीं याचिकाकर्ता ने इसे आधार बनाते हुए कोर्ट से मांग की है कि वे केरल सरकार से भी कहे कि बाजार खोलने का आदेश रद्द करे ताकि भीड़ के चलते कोरोना फैलने का खतरा न हो। और वहीं केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,931 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,70,868 हो गई है और वहीं राज्य में महामारी के कारण 58 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,408 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य में संक्रमण दर कई हफ्तों से 10% के आसपास थी, जो अब बढ़कर 11.8% हो गई है। और वहीं पिछले 24 घंटे में 13,206 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए, जिसके बाद ये संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 30,33,258 हो गई है। राज्य में फिलहाल 1,21,708 मरीजों का इलाज चल रहा है। इराक की राजधानी बगदाद के उपनगर में सोमवार को सड़क किनारे हुए बम धमाके में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और जबकि दर्जनों घायल हो गए। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट सदर शहर में एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुआ। ये विस्फोट ईद उल अज़हा से एक दिन पहले हुआ है, जब लोग बाजार में खरीदारी में व्यस्त थे। इराक के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस विस्फोट में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, तब जबकि दर्जनों घायल हो गए। किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस्लामिक स्टेट इलाके में पहले इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा है।
बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी ने बाजार के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार संघीय पुलिस रेजिमेंट के कमांडरों को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। बयान में ये भी कहा गया कि इसकी जांच की जा रही है। इस साल ये तीसरा मौका है जब बाजार में विस्फोट हुआ है। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ घायलों की हालात गंभीर है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और विस्फोट के कारण कुछ दुकानें जलकर खाक हो गई। इराकी सेना ने एक बयान में कहा कि हमला सदर शहर के वहलेद बाजार में हुआ है। दिल्ली में राशन वितरण योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली के सरकार के बीच गहमागहमी बनी हुई है। वहीं अब इसी बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को दिल्ली में लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले से उन प्रवासियों को फायदा मिलेगा जिनके पास दूसरे राज्य के राशन कार्ड हैं और जिनकी पहचान उनके मूल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई। दिल्ली सरकार ने NFSA 2013 और PMGKIY के तहत जुलाई 2021 के लिए PDS कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरण करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है। और वहीं दिल्ली की सीमाओं पर करीब 8 महीनों से किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहा है। कई बार सरकार और किसानों की बैठक भी हुई है, लेकिन बैठक हर बार बेनतीजा ही रह गई और किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए समय समय पर नई रणनीति बनाता रहता है। और इस बार भी किसान नई रणनीति लेकर अलग तरीके से आंदोलन करने वाला है। इस बार किसान कैसे आंदोलन को तेज कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सीमाओं पर किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और अब किसान संसद सत्र के दौरान दिल्ली में किसान संसद चलाना चाहते हैं। इसे लेकर रविवार को किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही। आपको बता दें कि 22 जुलाई से जंतर मंतर पर किसानों के जरिए किसान संसद चलाए जाने के आह्वान के बाद रविवार को सिंघू बॉर्डर के पास दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच बैठक भी हुई। इस बैठक में किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल, जगदीश सिंह दलवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, योगेंद्र यादव समेत 8 से ज्यादा 10 किसान नेता मौजूद रहे। हालांकि किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस और किसान नेताओं की सहमति नहीं बन सकी। संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के पास किसान संसद चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि किसान नेताओं के मुताबिक 22 जुलाई से जब तक संसद में मानसून सत्र चलेगा, तब तक हर रोज सिंघू बॉर्डर से 200 किसान जंतर मंतर पर जाएंगे और शांति पूर्वक किसान संसद चलाएंगे। सभी को बकायदा आई कार्ड दिया जाएगा और सबके पास अपना आधार कार्ड भी होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती कि मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करें। दिल्ली पुलिस ने किसानों को पूरी तरह से दिल्ली में आंदोलन करने के लिए मना कर दिया है और वहीं बैठक के बाद किसान नेताओं ने साफ किया कि वो संसद का घेराव नहीं करेंगे, लेकिन वो जंतर मंतर पर किसान संसद जरूर चलाएंगे। बता दें कि संसद के भीतर और बाहर जबरदस्त लामबंदी हो रही है और एक तरफ बैठकों का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ किसानों की तरफ से कृषि बिल पर संसद कूच की तैयारी है। इसी सिलसिले में किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की बैठक हुई और दिल्ली पुलिस इस तैयारी में है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई समस्या ना खड़ी हो। इस सिलसिले में नई दिल्ली इलाके के 7 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब देश में लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं
कि लोकतांत्रिक देश में सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कुछ दिन पहले टिकैत ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये 2 लाइनें ट्वीट की हैं। उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक देश में सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान अब संसद की ओर कूच करेंगे। 8 महीने से किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन पर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सरकार किसानों की मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार किसानों से कानून के जरिए उनकी जमीन छीनना चाहती है। ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। कानून वापसी को लेकर आंदोलन को तेज किया जाएगा, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा। इसके लिए 22 जुलाई से हर रोज 200 किसानों का एक जत्था संसद भवन तक जाएगा। मानसून सत्र के दौरान किसान भी बाहर प्रदर्शन करेगा और शाम को वापस लौट जाएंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। सरकार किसानों के हौसले नहीं तोड़ सकती है। सरकार को एक दिन कानून वापस ही लेना पड़ेगा। संसद जाकर किसान सरकार पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। देखते हैं सरकार कब तक नहीं मानती। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसान को सरकार मना पाती है या फिर किसानों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।